हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल RDGD स्टडी सेंटर पे। स्टूडेंट, जैसा कि हम सभी लोग आज जा रहे हैं, अध्ययन करेंगे डीएनए तथा आरएनए का। ध्यान रखना है, डीएनए और आरएनए जो है न्यूक्लिक एसिड है और इसे केंद्रक में पाए जाते हैं। केंद्रक को हम लोग जान रहे हैं कि इसे न्यूक्लियस कहते हैं। तो ये न्यूक्लियस जो केंद्रक को कहते हैं, इसी केंद्रक अर्थात न्यूक्लियस में पाए जाने वाले न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वो डीएनए और आरएनए होते हैं। हम आप लोग आज इसी पे अध्ययन करेंगे। तो ध्यान रखना, जब भी डीएनए की बात करेगा तो इसके फुल फॉर्म की जब बात करेगा तो डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। डीएनए को कहते हैं डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, जबकि आरएनए को कहते हैं राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो जब भी अगर पूछता है कोई डीएनए का फुल फॉर्म क्या होगा तो आप बताएंगे डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, जबकि आरएनए पूछेगा तो आप बताएंगे राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ध्यान रखना है, जो डीएनए होता है ये एक सुन्मा संरचनाएं हैं जिसे हम आप लोग क्रोमोसोम या गुणसूत्र कहते हैं। और इस क्रोमोसोम या गुणसूत्र की संरचना के कोने को जब पकड़ के खींचा गया, फैलाया गया तो हमें आपको डीएनए मिला। और डीएनए को जब और अधिक मात्रा में फैलाया गया तो क्या मिला? जीन मिला। ध्यान रखना, जीन के विषय में सर्वप्रथम बताने का जो कार्य किया था वो जोहानसन नामक वैज्ञानिक ने किए थे। कौन वैज्ञानिक किया था? तो जोहानसन नामक वैज्ञानिक किए थे। ध्यान रखना, जब भी कोई संतान किसी माता की यूट्रस या गर्भाशय में पल रहा होता है तो वहां पे ऐसी कौन सी चीजें होती हैं जो सूचना देने का कार्य करती हैं? कुछ संतान में एक ही मुख होना चाहिए, या दो ही कान होने चाहिए, या आंखों की संख्या 2 होना चाहिए, वो भी फ्रंट पे होना चाहिए, हाथों में अंगुलियों की संख्या 5 होनी चाहिए। ये सारे इंफॉर्मेशन जो होते हैं वो डीएनए में निहित होते हैं। तो डीएनए की जो सबसे छोटी इकाई है वो जीन है, और जीन के विषय में बताया किसने था? तो जोहानसन ने बताया था। तो ध्यान रखना है, क्रोमोसोम या गुणसूत्र कहें या डीएनए कहें या इसकी छोटी इकाई जीन है। और जब भी अनुवांशिकता या वंशागति कहा जाता है, अर्थात जो माता पिता से लक्षण आने वाली संतानों में आते हैं और निर्भर कौन किस पे करता है? तो जीन पे करता है। इसलिए अनुवांशिकता की इकाई या डीएनए की इकाई या गुणसूत्र की इकाई की बात करेगा तो कहेंगे क्या? जीन कहेंगे। और जीन के विषय में बताया किसने था? तो जोहानसन ने बताया था। तो ध्यान रखना, जब जीन के विषय में हमें आपको जानकारी जोहानसन जी ने दिया तो इसमें और देखा गया गहनता से, तो देखा गया कि उसमें न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। और न्यूक्लियोटाइड्स की जो ये संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, इस संरचनाओं के जहां पे न्यूक्लियोटाइड्स मिल रहे हैं उसे क्रोमैटिन कहा गया। तो ध्यान रखना, ये न्यूक्लियोटाइड्स के विषय में, डीएनए के विषय में जो जानकारी दिया था वो डीएनए द्विकुंडलित मॉडल के विषय में वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए द्विकुंडलित मॉडल दिया, और जहां पे ये धागेनुमा संरचनाएं थी इसे क्रोमैटिन कहा गया। और ये जहां पे ये धागेनुमा संरचनाएं आकर के कलेक्ट हो रही थी, कहा क्या गया? क्रोमैटिन कहा गया। तो ध्यान रखना है, न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं इसमें बेस अर्थात क्षार पाए जाते हैं। और जब भी डीएनए द्विकुंडलित मॉडल की बात करेगा तो इसकी जो लंबाइयां होती हैं वो लंबाइयां 34 एंगस्ट्रॉन होती हैं। जबकि चौड़ाई की बात करेगा तो चौड़ाई इसके 20 एंगस्ट्रॉन होते हैं। और जब भी त्रिज्या की बात करेगा, यानी यहाँ से डिवाइडेशन की बात करेगा, तो त्रिज्या जो होते हैं इसके 10 एंगस्ट्रॉन होते हैं। तो ध्यान रखना, यहाँ पे मैंने कहा डीएनए द्विकुंडलित मॉडल दिया किसने था? तो वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। डीएनए की लंबाई जो थी वो 34 एंगस्ट्रॉन थी, चौड़ाई जो थी वो 20 एंगस्ट्रॉन थी। और जब भी त्रिज्या की बात करेगा तो 10 एंगस्ट्रॉन थी। और जब भी दो बांडों के बीच की दूरी अगर पूछ लेता है तो आप बताएंगे 3.4 एंगस्ट्रॉन। दो बांडों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? 3.4 एंगस्ट्रॉन हो जाएगी। ध्यान रखना, न्यूक्लियोसाइड्स जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, इसमें एक शुगर होता है, दूसरा नाइट्रोजन बेस होते हैं अर्थात क्षार होते हैं। तो ध्यान रखना, शुगर अर्थात शर्कराएं, अगर डीएनए में पूछता है कौन सी शर्कराएं पाई जाती है तो आप कहेंगे डीऑक्सी शर्कराएं पाई जाती है, अर्थात फुल फॉर्म भी मैंने आपको बताया डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो शर्कराएं जो पाई जाती हैं वो डीऑक्सी पाई जाती है। दूसरा नाइट्रोजन बेस था। और नाइट्रोजन बेस जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक प्यूरिन होता है, दूसरा पिरिमिडीन होता है। तो ध्यान रखना, प्यूरिन जो होते हैं वो एडेनिन और गुआनिन होते हैं। शॉर्ट फॉर्म लिखा गया है, समझने की कोशिश करना। ये प्यूरिन जो होते हैं एडेनिन होते हैं, जी फॉर गुआनिन होते हैं। जबकि पिरामिडिन जो होते हैं थायमिन होते हैं और साइटोसिन होते हैं। इनका मुख्य कार्य क्या होता है? मैंने अभी बताया कि कोई संतानें जब माता के यूट्रस में पल रही होती हैं तो उसमें ऐसी कौन सी चीजें होती है जो इंफॉर्मेशन देता है कि अंगुलियों की संख्या 5 ही होना चाहिए, मुंह की संख्या 1 ही होना चाहिए, आंखों की संख्या 2 होनी चाहिए। ये जो इंफॉर्मेशन देने का कार्य कर रहा था वो आपने कहा डीएनए कर रहा था। तो डीएनए में जो नाइट्रोजन बेस अर्थात क्षार पाए जाते हैं एडेनिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन पाए जाते हैं। तो एडेनिन हमेशा डबल बॉन्ड के साथ थायमिन के साथ कार्य करता है, जबकि गुआनिन ट्रिपल बॉन्ड के साथ साइटोसिन के साथ कार्य करता है। तो ध्यान रखना, कभी कभी होता क्या है कि बच्चों में उंगलियों की संख्या 6 हो जाना, या हाथ पैर का कम होना या बढ़ जाना,
तो ये जो गलत इंफॉर्मेशन हो जाता है, यही वजह है कि संतानों में विकलांगता देखने को मिलती है, ये जेनेटिक होते हैं। जैसे अगर एडेनिन थायमिन के साथ बॉन्ड बना रहा है तो एडेनिन थायमिन के साथ ना बॉन्ड बना करके और साइटोसिन के साथ बॉन्ड बना लिया, तब ऐसी स्थिति में गलत इंफॉर्मेशन गया, और गलत जब इंफॉर्मेशन गया तो जहां पे उंगलियों की संख्या 5 थी वहां पे 6 हो सकती है, 5 की जगह 3 हो सकते हैं, या हाथों की संख्या बढ़ या घट सकती है। तो ये जो समस्या उत्पन्न हो जाती है ये नाइट्रोजन बेस में हो जाती है। तो ध्यान रखना, नाइट्रोजन बेस कितने हैं, तो एक प्यूरिन है, दूसरा पिरामिडिन है। प्यूरिन कौन है, तो एडेनिन और गुआनिन है। पिरामिडिन की बात करेगा तो थायमिन और साइटोसिन है। एडेनिन हमेशा डबल बॉन्ड के साथ थायमिन के साथ कार्य करेगा, गुआनिन हमेशा साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। तो ये हमारी आपकी बात डीएनए पे हुई। अगला देखते हैं आरएनए पे। तो आरएनए ध्यान रखना, इसमें राइबोस शर्कराएं पाई जाती हैं और इनकी रचना जो होती है एकल कुंडलित होती है। इनकी रचनाएं कुछ इस तरीके से सिंगल कुंडलित धागे रचनाएं ये भी होती है, लेकिन ये एकल कुंडलित होती है। और इनका मुख्य कार्य क्या है, तो प्रोटीन संश्लेषण। तो ध्यान रखना, आरएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। इसमें राइबोज शर्कराएं होती है और रचना जो होती है एक कुंडलित होती है, कार्य है तो प्रोटीन संश्लेषण। संश्लेषण का अर्थ हुआ बनाना, अर्थात आरएनए का मुख्यतः कार्य क्या है, तो प्रोटीन को बनाना। तो आरएनए के जो पार्ट होते हैं मुख्यतः 3 पार्ट होते हैं, एमआरएनए होता है, टीआरएनए होता है और आरआरएनए होता है। एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए, एम फॉर मैसेंजर अर्थात संदेशवाहक आरएनए होते हैं, टी फॉर ट्रांसफर अर्थात ये भेजने वाले आरएनए होते हैं, आर फॉर राइबोज अर्थात ये प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो ध्यान रखना, मैसेंजर आरएनए अर्थात एमआरएनए जब भी बॉडी में जो ब्लड होते हैं उस ब्लड से ये खोजते क्या है, तो अमीनो अम्ल। तो ध्यान रखना, प्रोटीन बनाने के लिए जरूरत जो होती है अमीनो अम्ल की जरूरत होती है। तो ये जो अमीनो अम्ल होते हैं ये 20 अमीनो अम्ल मिल करके बनाते हैं एक प्रोटीन। 20 अमीनो अम्ल मिलकर के क्या बनाते हैं, एक प्रोटीन बनाते हैं। तो अमीनो अम्ल मिलेगा कहां से, हमारी आपकी बॉडी में जो रक्त है उस रक्त से अमीनो अम्ल खोजने का जो कार्य करते हैं वो एमआरएनए करते हैं। ध्यान रखना, जब भी किसी व्यक्ति का जन्म होता है उसी टाइम 10 एमिनो अम्ल बॉडी में पहले से अर्थात जन्म के दौरान ही निहित रहते हैं। मैंने आपसे कहा एक प्रोटीन बनाने के लिए आवश्यकता है तो 20 एमिनो अम्ल की। जन्म से ही हमारे आपकी बॉडी में कितने एमिनो अम्ल है, 10 एमिनो अम्ल पहले से निहित है। तो एक प्रोटीन बनाने के लिए कितने एमिनो अम्ल की आवश्यकता है, 10 एमिनो अम्ल की आवश्यकता है। अब वो 10 एमिनो अम्ल ब्लड से खोजने का कार्य कौन करेगा, तो एमआरएनए अर्थात मैसेंजर आरएनए। तो मैसेंजर आरएनए जो 10 एमिनो अम्ल खोजता है उस 10 एमिनो अम्ल को ले जाने का कार्य करता है टी फॉर ट्रांसफर आरएनए। तो मैसेंजर आरएनए 10 एमिनो अम्ल खोजेगा, ट्रांसफर आरएनए उस 10 एमिनो अम्ल को ले जाएगा, कहां पे ले जाएगा, आर फॉर राइबोज आरएनए। आर आरएनए अर्थात राइबोज, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो आर आरएनए के पास 10 एमिनो अम्ल ले जाएगा, बॉडी में पहले से पाए जाने वाले 10 एमिनो मिल करके टोटल अमीनो अम्लों की संख्या हो जाएगी 20 और बना देंगे क्या, एक प्रोटीन। तो ध्यान रखना, आरएनए अर्थात राइबोज न्यूक्लिक एसिड, इसके पार्ट कितने होते हैं, तो 3, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। एम फॉर मैसेंजर होगा, टी फॉर ट्रांसफर होगा, आर फॉर राइबोज होगा। अगर कहेगा आरएनए क्या है तो राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो ये मैसेंजर आरएनए जो होते हैं ये अमीनो अम्ल को ब्लड से खोजते हैं और जबकि ले जाने का कार्य करते हैं ट्रांसफर आरएनए और प्रोटीन बनाने का कार्य करते हैं राइबोज आरएनए। ध्यान रखना है एमआरएनए बहुत चालाक है। चालाक इसलिए है कि ब्लड सर्कुलेशन बॉडी में हमेशा होता रहता है। अगर 10 एमिनो अम्ल खोज करके ये अगर लेकर चला जाएगा देने, तो ऐसी स्थितियों में अमीनो अम्ल क्या होगा, आगे निकल जाएंगे, अर्थात ब्लड सर्कुलेशन बॉडी में रुकने वाला नहीं है। इसलिए हमेशा अस्थायी रूप से एमआरएनए मल्लिक खोजता क्या है, तो अमीनो अम्ल, और ले कौन जाता है तो टीआरएनए, और प्रोटीन बनाता कौन है तो आरआरएनए। तो ध्यान रखना, हमारी आपकी बॉडी में आरएनए एकल संरचनाएं होती हैं जिसमें जो राइबोज न्यूक्लिक एसिड ये शर्कराएं पाई जाती है। इसका मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण। पार्ट इसके 3 होते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। एम फॉर मैसेंजर, टी फॉर ट्रांसफर, आर फॉर राइबोज। मैसेंजर आरएनए अमीनो अम्ल ले जाएगा, ट्रांसफर आरएनए। ध्यान रखना, मैसेंजर आरएनए जो होते हैं ये अमीनो अम्ल खोजेंगे, ट्रांसफर आरएनए जो होते हैं ये ले जाएंगे, और राइबोज आरएनए जो होते हैं प्रोटीन बनाएंगे।
और जब भी पूछेगा प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता है तो 20 अमीनो अम्ल की। 20 अमीनो अम्ल मिलेंगे तो बनाएंगे क्या, एक प्रोटीन। हमारी आपकी बॉडी में पहले से 10 अमीनो अम्ल उपस्थित होते हैं, अर्थात एमआरएनए को खोजना कितना होता है तो 10 अमीनो 10 अमीनो अम्ल खोजेगा, 10 अमीनो अम्ल पहले से पाए जाएंगे, 20 अमीनो अम्ल मिलकर के क्या बनाएंगे, एक प्रोटीन बनाएंगे। आज की क्लास यहीं तक, थैंक यू क्लास।